खुशामदीद आप सबको हमारी इस खास नशरियात में। लगातार जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर हम गुफ्तगू करते हैं, मुल्क की सियासत पर भी गुफ्तगू करते हैं। और आज इस वक्त जब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं तो मुल्की सतह पर एक नाम है जिसने सियासत के अंदर एक नया बाब खोलने की कोशिश की है। और जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से जब हम देखते हैं तो बयान आने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में भी काफ़ी ज़्यादा हरारत देखने को मिल रही है। साबिक कांग्रेसी लीडर, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले एक लंबी दहाई आपकी एक ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा कांग्रेस में आपने दिया और 5 पन्नों में उस पूरे प्रोसेस को आपने समेट कर एक नई ज़िंदगी आगाज़ करने का ऐलान कर दिया और कहा कि जनाब बस बहुत हो गया, ये बर्दाश्त से बाहर है। वाक़तन बर्दाश्त से सब चीज़ें बाहर थी या कुछ और भी था दर पर्दा जो आप कह नहीं पा रहे थे? नहीं, बर्दाश्त से बाहर थे। जब पतीले में आप पानी रखते हैं गर्म करने के लिए तो पानी ठंडे से नीम गर्म होता है, फिर गर्म होता है, फिर उबलने लगता है। जब वो उबलने लगता है तो पानी कहता है कि मैं अब ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको चूल्हे से या गैस से नीचे नहीं उतारते हैं और गर्म होने जाता। तो वो जब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है तो वो ढक्कन को दूर फेंक कर पतीले से बाहर निकल आता। तो आप ऐसा ही समझिए, मैं बड़ी क्रूड मिसाल दे रहा हूँ, मुँह वाली मिसाल है, लेकिन ये सबकी घर में होता है जो पानी उबालते हैं। तो इसी तरह से मैं बहुत ठंडा आदमी था, ठंडे से मैं नीम गर्म हो गया, गर्म हो गया, उबलने हो गया। तो उबल भी गया और हमारे जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे उन्होंने परवाह नहीं की। तो फिर इतना गर्म हुआ कि बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ढक्कन को फेंक दिया और बाहर निकल आए। आपकी चिट्ठी को जब इंसान पढ़ता है तो कसीदा गोई कांग्रेस के लिए है, आपने जो सर्विसेज दी हैं उसका एक तवील जिक्र है इसमें, और फिर एट द एंड आप सारा कुछ ठेकरा और सब कुछ राहुल गांधी के माथे डाल देते हैं। देखिए राहुल आज कहीं पर फिगर में नहीं है। देखें, जो कुछ भी मैंने लेटर में लिखा सब क्लियर है। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेटर लिखा, छपा, और आपने अगर देखा होगा कि लेटर के बाद 3 दिन में चुप रहा। तो उसके बाद जो मैंने इतनी मीडिया को एड्रेस किया 1-to-1 या प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके लिए ज़िम्मेदार वही लोग हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉवर्ब, पुरानी मिसाल है कि अक्लमंद दुश्मन बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा होता है। बदकिस्मती है राहुल जी के कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको अक्लमंद किया कहा जाता है, लेकिन उनके दुश्मन से भी बदतर उनके लिए वो साबित हुए। उन्होंने हिंदुस्तान भर में टेलीफोन करना शुरू किया, एमपीज़ को, मिनिस्टर्स को, एक्स मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, एक्स चीफ मिनिस्टर को कि गुलाम नबी आज़ाद के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दो। मैं चुप हो गया था। लेटर लिखा, उसका स्पोक्समैन ने जवाब दिया, बात ख़त्म हुई, हमने अपने बात की, उन्होंने हमारा जवाब दे दिया, क्लोज़। लेकिन जो मुझे हिंदुस्तान भर से लोगों के लीडरों के लिए, जिनके साथ मैंने 50 साल गुजारे हैं, 45 साल गुजारे हैं हिंदुस्तान के राजनीति में, पॉलिटिक्स में, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक मैं उनके लिए काम किया है, कैंपेन की है, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में की है। तो वो ज़ाहिर किसी के आईसीसी में कहने से, जिसको कोई जानता नहीं हूँ, जिसका कोई पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं है या पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हूँ, लेटरल एंट्री हुई हो, बीच में आ गए, तो उनकी बात, उनके साथ ज़्यादा हमदर्दी होती है मेरे साथ। वो कहने लगा क्या हो रहा है, ये तो आपके खिलाफ जहाद इन्होंने शुरू कर दिया। तब मुझे अपने मिजाज के खिलाफ, अपनी दिल की मर्ज़ी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। और हमेशा ये कहा गया कि जब आप पर आक्रमण हो, आप पर हमला हो, तो हर इंसान को हक है
अपने आप को डिफेंड करने का। अब मैंने 3 दिन से बंद कर दिया कुछ भी कहना, फिर आज ट्वीट आ गया, लेकिन मैंने परसों से बंद किया है कुछ भी कहना, क्योंकि फैमिली में सोनिया जी की मदर की और राहुल जी की नानी की डेथ हुई है, इसलिए मैंने कहा कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा उन पर, जिसमें राहुल जी का नाम आए या सोनिया जी का नाम आएगा, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा। उनके घर में मातमदारी है, लेकिन उन्हीं की तरफ से फिर उन्हीं के ऑफिस से जिसको वो अक्लमंद कहते हैं, फिर वही सबूत दिया उन्होंने हमाकत का, बेवकूफ़ी का, कि फिर ट्वीट लगा दिए मेरे खिलाफ। लेकिन अब वो लगाएं, फ्रस्ट्रेशन में है, कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं क्या करूं। अच्छा गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपका इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़, उनके घर में मातम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अलावा, फैमिली के अलावा और कुछ भी आप सवाल कर सकते हैं अंडर द स्काई। चलिए, मैं फैमिली को बिल्कुल टच नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ है, जब हम कांग्रेस प्रवक्ताओं को सुनते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जी गुलाम नबी आज़ाद को कहां से कहां पहुंचाया, और जब अब रिटर्न करने का वक्त था, रेजिस्टेंस दिखाने का वक्त था, तो वो अपना स्किन बचाकर बाहर निकले और उल्टा लीडरशिप पर सवाल उठाए। ये अनपढ़ लोग कहते हैं, ये तो मुझे दुख है। मैं एक्सपेक्ट करता था इतने साल, 40 साल, 45 साल, कि हमारे कांग्रेसियों को भगत सिंह की हिस्ट्री मालूम होगी, जो कि हमने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में किताबें पढ़ी हैं उनके बारे। अशफाक उल्लाह और राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद की मालूम होगा। फिर गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना के बारे में मालूम होगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में देख सकता हूं कि उनको तो छोड़ो, जो यहाँ अभी जिंदा हैं, काम करते हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी नहीं। कांग्रेस ने हमको दिया, कोई शक नहीं, लेकिन हमने 10 गुना दिया, वो कहाँ गया। इंदिरा गांधी कोई बच्ची नहीं थी। इंदिरा गांधी को मालूम था कि 77 से 79 तक हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं होगा जहां हम संजय गांधी के साथ जेल नहीं गई, जहां एजिटेशन नहीं की, जब कांग्रेसी इंदिरा जी को सब छोड़ गए थे। और उसके बाद 80 के बाद, और जेल जब इंदिरा जी गई थी, उनको 1 हफ्ते बाद छोड़ा। हम भी त्योहार में थे। हाँ, 1.5 साल लगा। हमने 1.5 साल नहीं लगा, 1.5 ही महीना लगा, वो गिना जाता है। लेकिन दिसंबर 20 को पकड़ा था और एंडिंग दूसरे साल जनवरी को छोड़ा था। और क्या था, जनवरी और दिसंबर का महीना, आपको मालूम है कितनी सर्दी दिल्ली में होती है। नीचे जो था सीमेंट पे सोना था, एक कंबल नीचे के लिए, वही जैसे जेल में जो होता है सड़ा गला, और एक ओढ़ने के लिए। शुक्र है कि हम जवान थे, आज होते अगर नीचे कंबल और ऊपर तो मैं ठंड से मर जाएगा आदमी। और खाने के लिए कितना था, 2 चपाती दोपहर और 2 चपाती रात को, और दाल। उस पर 1.5 महीना जिंदा रहे। कौन सा आदमी आज जेल में इनमें से जाएगा। और जनवरी और फरवरी, एक आदमी मुझे गिनिए, इनके यूथ का, NSUI का या बुजुर्ग कांग्रेस का, कि तिहाड़ जेल में रहे दिसंबर जनवरी और सीमेंट पे सोएगा 1.5 महीना, और चपाती और दाल। ये तो 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ भी, और जिस स्टेट में जाएं। तो ये हमारा, जो इंदिरा गांधी को मालूम था, इसीलिए कश्मीर में तो शेख साहब के साथ अलायंस था, सभी सीटें लोकसभा इनको दी। हाँ, 6 में से 5 दी थी शेख साहब को 79 में जी। वो भी इन अनपढ़ों को नहीं मालूम होगा। सिर्फ जम्मू की सीट जो गिरधारी लाल डोगरा साहब जीते, उनको एक दी, 6 में से 1 अलायंस में। लेकिन शेख साहब को 79-80 के इलेक्शन में इंदिरा जी पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चाहते। जब पूरे हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस को उन्होंने 60-70 टिकटें दी और मुझे कहा ये आप तो नंबर 1 कैटेगरी में हैं, तो मुझे, मेरे लिए उन्होंने 6 महीने पहले ही महाराष्ट्र में सीट देखी थी। और महाराष्ट्र में जब गया
तो मैडम ने एक हफ्ते के बाद फ़ोन किया, मैं आऊँगी। मैंने कहा आप मत आइए, मैं हारने वाला हूँ, आप क्यों वक़्त बर्बाद करेंगी, आपको जहाज़ थोड़ी है, नागपुर आना पड़ेगा, वहाँ से 5 घंटे पैदल आना पड़ेगा, फिर वापस पैदल नागपुर जाना है, फिर जहाज़ पड़ेंगे, इसमें तो आप 50 सीटें यूपी की करेंगे बाई रोड। लेकिन वो हालात जब ऊपर वाला भगवान अल्लाह जिताता है, तो मेरी पब्लिक मीटिंग पहले हुई अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए, और उन्होंने कहा ये कश्मीर से कौन है, यहाँ मिला नहीं उनको महाराष्ट्र में। तो मेरी 2000 की पहले मीटिंग होती थी तो मेरे 20,000 की होने लगी, मेरे को देखने लोग आने। कुछ दिन हो गए, बाबू जगजीवन राम आ गए, ये जनता पार्टी थी, उन्होंने हमारा ही बोला कि कौन है ये गुलाम नबी। आपकी ऑटो पब्लिसिटी हो गई। मेरे को बाद में लाठीचार्ज होने लगा, जहाँ मैं जाने लगे इतने लोग आने। तो अल्लाह की मेहरबानी थी, तो मैं यंग भी था, सेब जैसा था, हाँ, तो लोग समझ रहे थे कोई एक्टर है कश्मीर का। तो उसके बाद अल्लाह ने मेहरबानी दी कि जनता पार्टी का नॉन मुस्लिम हिंदू कैंडिडेट था, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 या 12% मुसलमान थे, तो मैं जीत गया, जनता पार्टी हार गई। और जो ही रिज़ल्ट निकला तो जो जनता पार्टी का कैंडिडेट था उसने वहीं ज्वाइन किया मेरी पार्टी कांग्रेस, और पहला रिसेप्शन उसने घर दिया। तो उसमें क्या है, किसी ने कल इंटरव्यू किया कि कंपेन करने, मेरे कोई कंपेन करने नहीं आया। मेरे शरद जी अपने स्पीच में, जब अलविदाई स्पीच थी, उसमें उसने कहा कि जब ये आए, हम जनता पार्टी, और मैं चीफ मिनिस्टर था, तो जनता पार्टी और हम उनके साथ अलायंस था, तो मैंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत कोशिश की इनको हराने की, लेकिन नहीं हारे। पूरी जनता पार्टी के लीडरों ने हराने की कोशिश की, नहीं हारे। मैं आज साहब ये समझूं कि इंदिरा गांधी जी तो का और उसके टेन्योर बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल रेवोल्यूशन था, फिर राजीव जी आए तो एक सस्टेन हो गई मूवमेंट कांग्रेस के अंदर एज पर रिकॉर्ड्स, लेकिन उसके बाद ये सस्टेन नहीं हो पाई लीडरशिप, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये कमज़ोर हुई, और आज इस पोजीशन में है कि अब कहीं पर भी कांग्रेस दिखने से भी नहीं दिख रही है। सोनिया जी ने 98 में आई, और 98 से 2003 तक मुझे 8 स्टेटें दी, मैंने 7 स्टेटें जीत के दी। कौन जनरल सेक्रेटरी 8 में से 7 स्टेटें जीतता, और 7 में हम 8 में हम अपोजिशन में थे, जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट मुझे बनाया। आपको मालूम है 3 सीटें से 35 साल के बाद तो मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई। कोई आदमी गया था यहाँ से? अगस्त 20 में जी, मैं क्या था? लीडर अपोजिशन थे। मेरा अभी रिटायर होने में 21 में था, और पहला लेटर तो मैंने जुलाई में लिखा था। जिस दिन मैंने जुलाई में लेटर लिखा था, तो मैंने अपने कोलीग्स को बताया कि कल आपको राज्यसभा में दूसरा एलओपी मिलेगा। क्यों? मैंने लेटर लिखा, ये लेटर लिखा। तो मुझे मालूम था कि मैं एलओपी भी हूँ, टर्म भी अभी अगले साल है, तो ये इसकी राज्यसभा की परवाह करता तो एलओपी और राज्यसभा का मेंबर हो के मैं ऐसा लेटर क्यों लिखता? मैंने सोचा राज्यसभा लीडरशिप या एमपी होना ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस को जिंदा रखना ज़रूरी है। लेकिन वो मेरे लेटर को बर्दाश्त नहीं, हमारे लेटर को बर्दाश्त किया। कई लोगों ने सरेंडर किए हैं, दस्तखत करने के बाद कहा कि हमसे गलती हो गई, वो ठीक हो गए। लेकिन हमने कन्विक्शन से लेटर लिखा था कि कांग्रेस की हार जो है वो मामूली हार नहीं है। अब आपने एक नई जिंदगी का आगाज़ कर दिया सियासी प्लेटफॉर्म पर, कहा कि जनाब पैन इंडिया पार्टी होगी, लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर से करूंगा। नहीं, उसकी वजह है पैन इंडिया हो गई, बिकॉज आई एम रिसीविंग calls from across the country. G23 still G23 क्या आज भी गुलाम नबी आज़ाद के पीछे खड़ी है? And receiving the calls from those who have the guts to come to open. I'm just इसमें सब आ गया। So लेकिन मेरी अभी प्रायोरिटी ऑल इंडिया नहीं है। ऑल इंडिया में खुद डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे कोलीग्स लेंगे। ज़रूरी नहीं है G20 होंगे,
और भी दुनिया में 130 करोड़ आबादी है, उसमें 23 ही लोग नहीं रहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनके सहयोग से और उनका जो साथ, और अभी इलेक्शन कोई लोकसभा की आता नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो तैयारी करती है जब इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद करती है, तो मेरे पास तो अभी 2 साल है। तो लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर इलेक्शन कभी भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है, क्योंकि कई सालों से 18 में असेंबली डिज़ॉल्व हो रही है, आज 22 है, तो 4 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं किस वक्त होगी। रिज़ल्ट क्या होगा मैं उसकी फ़िक्र नहीं करता हूँ, लेकिन एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, किसकी बने मुझे उसमें निम्मत नहीं है, जो भी बने। मैं हमेशा समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब होती है, गवर्नर कितना भी अच्छा हो, कोई भी अच्छा हो, तमाम रिस्पेक्ट उनके लिए, ब्यूरोक्रेसी कितनी भी अच्छी हो, रिस्पेक्ट हो, उनके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन का काम नहीं कर सकता है और पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक का काम नहीं कर सकता। ये 2 अलग-अलग पिलर्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स का काम है ऑफिस में काम करना और पॉलिटिशियन का ग्राउंड काम है गांव-गांव में फील्ड में काम करना। ब्यूरोक्रेसी अब 50 पार्टी का स्ट्रक्चर बन चुका है क्या? सुनिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन जल्दी आए, पहले ये कहकर कि कौन आए, कोई मेरे दिमाग में नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, किसी की भी आए, जो बौखलाए आए उनकी भी आए, किसी मुझे नहीं बौखलाहट किसी से, जो बौखलाए हैं, जब उन्होंने मेरे 3 MLA लिए थे, उसमें 2 मिनिस्टर थे, सिटिंग 3, मैंने एक शब्द अभी तक नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपने आप पे यकीन था। हर लीडर को अपने आप पे यकीन होना चाहिए। जब अपने आप पे यकीन नहीं होता है, फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं जम्मू कश्मीर की आवाम आज देख रही होगी ना, आज़ाद साहब, तो ये वो जरूर सुनना चाहेंगे कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक है। फारूक अब्दुल्ला साहब का मुबारक देता हूँ, बहुत मुबारक देता हूँ। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के, हम 40 साल से हम पार्लियामेंट में इकट्ठे आए थे, 80 में 42 साल हुए, वो भी पहली दफ़ा आया था, मैं भी पहली दफ़ा इलेक्टेड पोस्ट में। उनके साथ कई पॉलिटिकल झगड़े रहे, लेकिन फैमिली रिलेशन भी रहे, लेकिन उन्होंने, चाहे उनको नुकसान हो या ना हो, मैं ये नहीं कह सकूँ, लेकिन कम से कम एक पॉलिटिकल स्टेट्समेंट की दी कि भाई आए एवरीबॉडी। जमहूरियत में तो किसी के नाम लिखा गया नहीं ना, जमहूरियत में तो हर को हक, जो उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करके उनको देंगे, जो किसी और की लीडरशिप करेंगे उनको देंगे, मेरी लीडरशिप का भी अगर कोई 4 आदमी करेंगे तो मुझको देंगे। इसमें लड़ाई का कहाँ? लड़ाई वाले तो बाद में मैं बात करूँगा, पहले ये पार्टी का जो स्ट्रक्चर है कब तक अनाउंस हो सकता है? देखो, अभी मैं गया भी नहीं जम्मू कश्मीर में, तो अब जा रहे हैं इसलिए नहीं, तो सुनिए, सुन रहा हूं आपसे। और मैं उन जम्मू कश्मीर के भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, शहर के हैं, देहात के हैं, वो कश्मीर वैली के हैं, जम्मू के हैं, वो साउथ कश्मीर के हैं, नॉर्थ कश्मीर के हैं, वो सेंट्रल कश्मीर के हैं, वो गुजर हैं, बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, कश्मीरी हैं, वो पीर पंचाल के हैं, गुजर भाई या पहाड़ी भाई, वो हमारे चिनाब वैली के हैं या सेंटर जम्मू के भाई, बग़ैर किसी रीजनल बाइस और रिलीजियस बाइस के, मेरे कहे बगैर ही 95% पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग रिज़ाइन के आते हैं। बिल्कुल, अभी भी सिलसिला और मेरे ख्याल 98% सिर्फ MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी जो सदर बना है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ इलेक्टेड 3-4 लोग रहे होंगे, बाकियों के तो किसी के नहीं रहे हैं, वो सब आए मेरे गए बगैर। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। जब आप जाएंगे तो और इसलिए उनके इसलिए उन फिदाइन के लिए जिन्होंने सिर्फ मेरे रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन दिया, उनके लिए मेरे लिए खून भी हाजिर है। और जिन्होंने, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों के मैं खिलाफ हूँ, लड़ा हूँ बचपन से, लेकिन फिर भी हमारी कदर करते हैं, हमारी काम की कदर करते हैं, हमारी इंसानियत की कदर करते हैं,
मैं उनका भी अच्छा आज़ाद साहब, बड़ा बहुत बहुत important है। आभारी जब मैं हूँ। जम्मू कश्मीर के जाविये से देखता हूँ तो आप पर ताबड़तोड़ हमले इन दिनों हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आज़ाद साहब से बताएं जी ऐसा क्यों हुआ। सवाल वो नसबंदी से शुरू करते हैं और 2018 जब तक हमारा स्पेशल स्टेटस हटा, कहा कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को धोखे में रखा, धोखा दिया, 370 को खोखला किया और सब आज़ाद साहब की प्रेजेंस में हुआ। आज आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर आकर रोना क्यों रो रहे हैं इन सब चीज़ों का? देखो, जब प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हुई, राष्ट्रपतिशिप ख़त्म हुई, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं मैट्रिक में पढ़ता था। तो एक मैट्रिक वाला जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म होगी, गवर्नरशिप होगी, सदर रियासत हो गया, मैट्रिक वाला क्या करता उसको? और ये जब तोड़ा तो G20, गुलाम नबी आज़ाद वाहिद आदमी थे, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। हिंदुस्तान की तारीख में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकसभा का लीडर अपोजिशन हो या राज्यसभा का लीडर जो है, इस तारीख में 75 साल की गुलाम नबी आज़ाद पहले आदमी हैं जो जब होम मिनिस्टर अपनी तकरीर पढ़ रहे थे, दफ़ा 370 हमने तोड़ दिया। डिस्कशन और था, होम मिनिस्टर को और कुछ सब्जेक्ट पर बोलना था, तो जब मैंने माइक और जो और सब्जेक्ट था उसमें मुझे पहला था, वो जम्मू कश्मीर में 10% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस का था, क्योंकि देश भर में उससे 1 साल पहले लाया था कि जो रिज़र्व के बगैर भी जो नॉन रिज़र्व हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन होती थी पार्लियामेंट। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि आर्टिकल 370 था तो उस वक़्त लागू नहीं हुआ। अब चूंकि ये उसको ख़त्म कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में भी उसको बिल को लाना चाहते थे 10%, SC/ST के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए, सभी हिंदू मुस्लिम के लिए 10%। मुझे उस पर बोलना था और जो पार्लियामेंट की लिस्ट में लिखा था और डिस्कस पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो बिल था, तो इसलिए चूंकि मुझे बोलना था तो होम मिनिस्टर के बाद मैं पहला बोलने वाला था, इसलिए कान में लगा था। तो मैंने देखा कान में उस बिल पर तो नहीं होती, सिर्फ जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया। जब मैंने इतना ही सुना और कुछ नहीं, तो मैंने ये माइक फेंक कर कानों से और चलाना शुरू किया। तो आपको मालूम है लोकसभा और राज्यसभा में जो चलाता है उससे कैमरा हटा देते हैं, ये तो सबको मालूम है, लाइव कैमरा जो होता है। तो मैं सब पार्टीज़ को कहा मेरे साथ धरना बैठो, कोई दूसरी पार्टी का नहीं आया। हमारी पार्टी की भी जो आज हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं वो पहला आदमी था, वो सीट पर ही बैठा रहा। जो आज लिखता है ट्वीट हमारे खिलाफ, वो अकेला आदमी था जो अपनी सीट पे बैठा रहा। और बाकी चूंकि LOP था तो मेरा ऑर्डर सुनना था, 1-2-4 मेरे साथ बैठे और 5 मिनट 10 बाद उठ के फिर आते थे, लेकिन मैं 4 घंटे बैठा। नहीं, ये सुनिए, तो इल्जाम तो यही है ना कि ये सब कुछ प्री प्लान था जी। आज़ाद साहब ने तकरीर तो वहाँ बड़ी धुएंधार की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो वोटिंग का प्रोसेस था वो पास ही नहीं हो पाता। अगर कांग्रेस चाहती, उन्होंने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। हमने थोड़ी किया सपोर्ट, हमने खिलाफ वोट दिया। ये तो मैं रिकॉर्ड सेट करना चाहता था आपसे कि ये खिलाफ दिया। और इतना ही नहीं, जब मैं धरने पे बैठा था और मेरे साथ ही धरने, कोई दूसरी पार्टी नहीं, हमारे भी आधे ही, तो एक हमारा आदमी गया जो मेरा साथी था कि आप यहाँ धरने पे देख रहे हैं, धरने के बजाय आप बोलिए। हम आपके कमरे में गए, वहाँ टेलीविज़न लगा होता है हाउस का हमारी तरफ से, और आप 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई चीज़ किसी को हिंदुस्तान में मरी मालूम नहीं है कि आप धरने पे बैठे हैं, क्योंकि वो आपका कांग्रेस का बेंच जो है उसको टीवी दिखाई नहीं रहा। जब उसने ये कहा तो मैं उठा, क्योंकि मेरी बारी आई थी बोलने की होम मिनिस्टर के बाद ही, लीडर अपोजिशन की। तो मैंने चेयरमैन को स्लिप दी कि मैं बोलना चाहता हूँ, उस वक्त मैं बोल नहीं पाया। तो चेयरमैन ने मुझे कहा थ्रू जो उनका वो मार्शल होता है कि आप बोलेंगे, अपनी सीट पे जाइए। तो फिर मैं अपनी सीट से वो बोला बगैर तैयारी। उस वक्त
मुझे सिर्फ आर्टिकल 370 सुना था, बाकी तो ना मैंने सुना होम मिनिस्टर क्या बोल रहा। कश्मीर सेंट्रिक जो लीडर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आज़ाद, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो हैं ये जी, बड़ी उम्मीदें थी और बिल मूव किया गया था। अगर कांग्रेस चाहती है बिल पास ही नहीं होता, वहां लोकसभा में तो बाद में आया था बिल। अरे वहां तो बोला भी किसी ने नहीं, बोला भी राज्यसभा में और लोकसभा मेरे बाद तो G23 के 5 लोगों ने बोला। मैंने, कपिल सिब्बल ने, आनंद शर्मा ने, मेरे हाउस में, उस हाउस में शशि थरूर G20 में और तिवारी, मनीष तिवारी G20 में। बाकी G20 से मुझे बता, बोलिए किसी की स्पीच। और वोटिंग के वक्त एक तो बीजेपी का नंबर बढ़ गया था, दूसरा AIDM के नहीं दिया, और ये आज जो जा रही है अपनी पार्टी, ये अपनी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी, इसने बीजेपी के साथ दिया और कुछ साइलेंट बैठ गए। तो हमारे पास तो 1/3 वोट भी नहीं था, तो कैसे जीत जाते। ये वो लोग कहते हैं जिनको मंत्री तो रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली की ABC, क्योंकि आए नहीं हैं, बिजनेस से आए हैं, इसलिए मालूम नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो तजारत से आए हैं। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, उसमें मैं ज़ीरो हूँ, तजारत में वो मास्टर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं मास्टर हूँ, वो ज़ीरो हैं। आज जम्मू कश्मीर की आवाम ज़रूर गुलाम नबी आज़ाद साहब से जानना चाहेंगी कि पार्टी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होगी। मैं अपने साथियों को जम्मू में कंसल्ट करूँगा, जहाँ हर जगह से होंगे, कश्मीर में कंसल्ट करूँगा, मैं इंटीरियर में जा रहा हूँ वहाँ कंसल्ट करूँगा। ये पार्टी मैंने चाहे बनाई है, मेरे बाप की नहीं पार्टी, ये उन लोगों की पार्टी है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो सरपंच है, वो कॉरपोरेटर है, वो म्यूनसिपैलिटी का मेंबर है, ब्लॉक समिति का मेंबर है। को जो जलसा है क्या उसमें हम एक्सपेक्ट करें कि एक कर्टन रेजर होगा जी, ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा? नहीं, वो तो पहले जाने के लिए है। मीटिंगें तो 3-4 दिन है, उसके बाद होगी कंसल्टेशन। पब्लिक मीटिंग में तो कंसल्टेशन नहीं होती है। यानी आप जम्मू जाएंगे, कंसल्टेशन जम्मू कश्मीर जाऊंगा कंसल्टेशन। मुझे ऐसा नाम चाहिए पार्टी को जो जम्मू को एक्सेप्टेबल हो, कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट हो, देहात के लोगों को एक्सेप्टेबल हो। इसीलिए तो मैं कांग्रेस से मेरा था कि आप AC में प्रोग्राम बनाते हो, वो देहात में सूटेबल है कि नहीं है, वो किस देश के रीजन में डाइजेस्ट होगा कि नहीं। तो उससे मैं बाहर निकलता हूँ, तो फिर वही मैं नहीं करूँगा कि यहाँ कमरे में बनाऊँगा नक्शा, उसका झंडा कैसा हो। वो मेरे पास हिंदुस्तान भर के लोगों में दर्जनों नाम भेजे, तो मैंने कहा उन्होंने अपने अपने स्टेट में जैसा मोहब्बत आपके साथ में तब भेजे नहीं, वो उन्होंने अपने स्टेट में उनका जो कल्चर है या सोच है पॉलिटिक्स से, जम्मू कश्मीर की तो अलग सोच है, अलग कल्चर है, अलग ज़बानें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आज़ाद साहब बात करने के लिए और बात रखने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें अपडेट कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के हालात पर किस तरीके से आप देख रहे हैं और जो बात आज हुई है इसमें किस तरीके की सोच और सियासत आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे।